Hello students, I welcome again on this ज्ञान गणित चैनल in the next session of sets. Guys, पिछले सेशन में हमने सेट्स क्या होता है और सेट्स से रिलेटेड कुछ बेसिक्स से सीखे थे। आज हम उसी की स्टार्टिंग कर रहे हैं, उसके बाद वाले थ्योरी और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस हम करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ऑपरेशंस ऑन सेट्स। तो सेट्स से रिलेटेड ऑपरेशंस क्या क्या होते हैं और उनको अपन कैसे ट्रीट करते हैं ये समझ लीजिएगा। ऑपरेशंस ऑन सेट, सबसे पहले अपन बात करेंगे गाइस यूनियन क्या होता है, यूनियन की बात करेंगे। यस गाइस, यूनियन ए यूनियन बी को हम डिफाइन कैसे करेंगे। ए यूनियन बी क्या होता है, सबसे पहले हम उसको समझते हैं। तो ए यूनियन बी इज इक्वल टू होता है एक ऐसा सेट जिसके एलिमेंट या तो ए को बिलोंग करेंगे या बी को बिलोंग करेंगे, कुछ भी एक होगा तो चलेगा गाइस। इसको हम एग्जांपल से भी समझेंगे, डायग्राम से भी समझेंगे। गाइस, यदि हमारा ये सेट है ए और ये सेट है हमारा बी, तो ये हमारा ए सेट हो गया, ये हमारा बी सेट हो गया। और ए यूनियन बी का मतलब मैं आपको बताता हूं। ए यूनियन बी का मतलब ए के एलिमेंट आ जाएंगे, बी के एलिमेंट आ जाएंगे, दोनों के कॉमन एलिमेंट है वो भी आ जाएंगे गाइस। तो ये जो पूरा मैंने शेडिंग बनाया है, रेड शेडिंग, ये सारे के सारे एलिमेंट हमारे किसके अंदर आएंगे गाइस, ए यूनियन बी के अंदर आएंगे। अब यहां पर सपोज करिए मेरे ए सेट के एलिमेंट है 1 2 3 और मेरे बी सेट के एलिमेंट है 2 3 4। तो गाइज मेरा ए यूनियन बी बनेगा 1 2 3 4, यानी सारे के सारे एलिमेंट आ जाएंगे। कोई एलिमेंट इसमें भी है और इसमें भी है तो इसको दो बार नहीं लिखना है, बस लेना सबके है, ए और बी दोनों के एलिमेंट आ जाएंगे। तो ये तो हमारी बात हो गई यूनियन किसको बोलते हैं। यूनियन का सिंबल ऐसा होता है, इसको ऐसे ट्रीट करते हैं। सेकंड हमारा ऑपरेशन रहता है गाइज इंटरसेक्शन। तो इंटरसेक्शन का मीनिंग भी समझ लेते हैं। इंटरसेक्शन क्या होता है, इंटरसेक्शन का सिंबल होता है ऐसा उल्टा यू, और ए इंटरसेक्शन बी को हम डिफाइन ऐसे करेंगे, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू ए एंड एक्स बिलोंग टू बी। एक्स ए को भी बिलोंग करता है और एक्स बी को भी बिलोंग करता है। इसका भी अपन डायग्राम बनाएंगे गाइज। ये ए सेट है, ये बी सेट है, और जो सेट दोनों के अंदर कॉमन है उसको अपन बोलेंगे ए इंटरसेक्शन बी। ये वाला पार्ट गाइज, इसको बोलेंगे ए इंटरसेक्शन बी, यानी जो ए और बी दोनों को बिलोंग करता है। एंड लगाया मैंने यहाँ पर, जबकि यहाँ पर क्या लगाया था मैंने, और लगाया था। मतलब वही एलिमेंट आएंगे जो दोनों में कॉमन है। इसका भी एक एग्जांपल लेते हैं अपन। ए इक्वल टू 1 2, बी इक्वल टू 2 3। तो गाइज ए इंटरसेक्शन बी के अंदर सिर्फ एक एलिमेंट आएगा जो दोनों में कॉमन है और वो है मेरा 2। इज दैट क्लियर। तो ये इस तरह से अपन यूनियन और इंटरसेक्शन को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। इसके अलावा कुछ छोटे छोटे फार्मूले हमको याद रखना चाहिए, वो भी मैं आपको बता रहा हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूले इसके मैं बता रहा हूँ। सबसे पहला मेरा फार्मूला है इफ ए सबसेट ऑफ बी, सपोज करो ए बी का सबसेट है, देन ए और बी का यूनियन करेंगे तो आंसर बी आएगा, और ए और बी का इंटरसेक्शन करेंगे तो आंसर ए आएगा। गाइस, जिस चीज को अपन डायग्राम बना करके भी समझ सकते हैं कि जैसे ये मेरा सेट है ए और ये बी का सबसेट है, मतलब ये इससे छोटा सेट है। इज दैट क्लियर। अब यदि मैं इसका यूनियन करवाता हूं ए यूनियन बी, मतलब ए के भी सारे लेना है, बी के भी सारे लेना है, तो ये सारे के सारे एलिमेंट आ जाएंगे। इसी को तो हम बी बोलेंगे गाइस। इज दैट क्लियर। और इसी के अंदर यदि हमको ए इंटरसेक्शन बी निकालना है तो ए और बी में कॉमन कौन है, ये ए ही तो कॉमन है। इज दैट क्लियर। व्हाट इज कॉमन इन इंडिया एंड एमपी, दोनों का इंटरसेक्शन करवाएं, ऐसा कौन है जो एमपी में भी है और इंडिया में भी है, वो सब बंदे जो एमपी के हैं। इज दैट क्लियर। तो हम इस तरह से इस चीज को समझ सकते हैं। इसके बाद एक और फार्मूला मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत सिंपल सिंपल फार्मूले, बड़े आसानी से याद भी हो जाएंगे। ए यूनियन बी इक्वल टू बी यूनियन ए, एक ही बात है, इसको आगे पीछे करके अपन बोल सकते हैं। सिमिलरली एंड ए इंटरसेक्शन बी कहीं लिखा है तो वो किसके इक्वल होगा, बी इंटरसेक्शन ए के इक्वल होगा।
फिर एक और फार्मूला देखिएगा, वो फार्मूला है ए यूनियन बी करके उसके बाद आप यूनियन सी करेंगे तो उसको अपन ए यूनियन बी यूनियन सी, एक ही बात है, अपन ऐसा लिख सकते हैं इसको। इज दैट क्लियर गाइस? और ए यूनियन ए, खुद का खुद से यूनियन करेंगे तो आंसर खुद सेट आएगा। एंड ए इंटरसेक्शन ए, दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे तो कॉमन सारे के सारे एलिमेंट आ जाएंगे, तब भी आंसर क्या आएगा मेरा? ए आएगा। और ए यूनियन यूनिवर्सल सेट, सारी दुनिया से मैं इसका यूनिवर्सल सेट से यूनियन करवाऊंगा तो मुझे यूनिवर्सल सेट ही तो मिलेगा। इज दैट क्लियर गाइस? इसके बाद हम बात करेंगे डिसजॉइंट सेट्स किसको बोलेंगे? डिसजॉइंट, जिसमें कुछ भी कॉमन नहीं हो उसको बोलेंगे डिसजॉइंट सेट। डायग्राम से भी दिखा देता हूं डिसजॉइंट सेट किसको बोलेंगे। ये एक सेट है मेरा, ये मेरा दूसरा सेट है, ये ए सेट है, ये बी सेट है, तो ये डिसजॉइंट सेट है क्योंकि इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है गाइस। इसका एग्जांपल भी अपन ले लेते हैं, ए इक्वल टू 1 2 3, बी इक्वल टू 4 5 6, तो इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है, तो ये सेट कहलाएंगे डिसजॉइंट सेट्स। इज दैट क्लियर गाइस? कोई प्रॉब्लम तो नहीं? चलिए, इसके बाद 3 सेट यदि डिसजॉइंट है, वो भी हो सकता है ये तीनों अलग अलग शो कर रहे हैं ऐसा, तो ये तीनों आपस में डिसजॉइंट सेट्स हैं। एक सेट ए, एक सेट बी, एक सेट सी, यहाँ पर ए और बी डिसजॉइंट है। डिसजॉइंट मीन्स नथिंग कॉमन अमंग देम। इसके बाद हम आते हैं छोटे छोटे डायग्राम से हम समझते हैं कुछ और चीजों को। जैसे मान लीजिए ये डायग्राम है मेरा ऐसा, ये ए है, ये बी है और ये सी है। तो गाइज यदि मैं आपको बोलूं कि इस डायग्राम को आप क्या रिप्रेजेंट करेंगे, क्या बोलेंगे? इसमें बी के भी एलिमेंट आ गए, सी के भी आ गए, तो इस चीज को हम बोल सकते हैं बी यूनियन सी। मतलब ये जो शेडेड पार्ट है इसका, ये हमारा क्या है? बी यूनियन सी। इज दैट क्लियर? एक और डायग्राम आपको बता रहा हूं जस्ट आपको समझाने के लिए। ये ए है, ये मेरा बी है और एक और मेरा ये सी है गाइज। इज दैट क्लियर? अब यहां पर मैं इस वाले को शेडिंग कर रहा हूं, इसमें इसको क्या बोलेंगे गाइस? इसमें कौन सा मैंने पोर्शन लिया है? ए इंटरसेक्शन बी, ऐसा। तो ये छोटी छोटी चीजें समझते चले जाइए। इसके बाद हम आते हैं अगले पॉइंट पर। अगला पॉइंट है मेरा डिफरेंस ऑफ सेट्स। डिफरेंस ऑफ सेट्स, दो सेट का डिफरेंस किसको बोलते हैं वो भी समझ लीजिए गाइस। सपोज करिए ये एक सेट है ए और ये एक सेट है बी। तो जो डिफरेंस सेट है उसका पहले तो मैं डेफिनेशन बता देता हूं। ए माइनस बी इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू ए एंड एक्स डज नॉट बिलोंग टू बी, है ना? मतलब ए माइनस बी किसको बोलेंगे? वो वाले एलिमेंट जहां पर वो ए को तो बिलोंग करते हैं एलिमेंट मगर बी को बिलोंग नहीं करना चाहिए। तो गाइस इसको मैं डायग्राम में भी आपको दिखा देता हूं कैसे देखेंगे अपन, वो देखिएगा। ये मेरे दिस इज द पोर्शन विच आई कैन राइट एज ए माइनस बी। इज दैट क्लियर गाइस? यदि मैं आपको बोलता हूं कि ये b माइनस ए क्या होगा, इसी को ऐसे डिफाइन करेंगे, x सच दैट x बिलोंग टू b एंड x डज नॉट बिलोंग टू a। मतलब x b को तो बिलोंग करना चाहिए मगर a को बिलोंग नहीं करना चाहिए। मतलब b का एलिमेंट होना चाहिए मगर a का एलिमेंट नहीं होना चाहिए। तो गाइज ये वाला जो मेरा पोर्शन है ये मेरा कहलाएगा b माइनस ए। इज दैट क्लियर गाइज? दिस इज b माइनस ए। और ये तो आप जानते ही हो ऑलरेडी, इसको क्या बोलेंगे? कॉमन पोर्शन को a इंटरसेक्शन b। तो इन तीनों को देख करके हम ऐसा बोल सकते हैं कि a माइनस बी, एक तो ये ले लो, और एक b माइनस ए, एक ये ले लो, और एक a इंटरसेक्शन b ये ले लो। इन तीनों को मिला दो, यानी तीनों का यूनियन करो, तीनों के एलिमेंट ले लो। ये तीनों म्यूचुअली डिसजॉइंट है, तीनों, है ना? कोई किसी में कॉमन नहीं है, पर तीनों को मिला दो तो क्या बनेगा? a यूनियन b। यही तो होता है a यूनियन b, जिसमें हम दोनों के एलिमेंट लेते हैं। इज दैट क्लियर? ये मेरा कॉमन पोर्शन, कॉमन रीजन है ये वाला। इज दैट क्लियर? तो ये मेरा फार्मूला हो गया और यहां पर ये तीनों म्यूचुअली डिसजॉइंट सेट्स हैं।
इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। इसका एक एग्जांपल भी दे ही देता हूं मैं, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं गाइस। सपोज करिए एक सेट है ए, उसके एलिमेंट हैं 1 2 3, और एक सेट है बी, इसके एलिमेंट है 3 4 5। अब यदि कोई आपसे पूछे a माइनस बी सेट क्या होगा, मतलब ऐसे एलिमेंट जो a में तो हैं मगर b में नहीं होना चाहिए, तो आपका आंसर ये जो कॉमन है बस ये मत ले और a के ले लो, बाकी सब 1 2। यदि कोई बोलता है b माइनस ए क्या होगा, तो आंसर क्या हो जाएगा, b के होना चाहिए मगर a के नहीं होना चाहिए, तो आंसर क्या होगा मेरा 4 5 गाइस। इज दैट क्लियर? यदि आप इसका डायग्राम बनाते हो तो ये ए सेट है मेरा, ये बी सेट है, तो कॉमन एलिमेंट कौन है 3, तो 3 यहाँ आ जाएगा। और ए सेट के एलिमेंट 1 2 3 है तो 1 और 2 यहाँ आ जाएगा। और बी सेट के एलिमेंट कौन है 3 4 5, तो 3 यहाँ, तो 4 5 यहाँ आ जाएगा। तो गाइज ये वाला मेरा वही तो आया, a माइनस बी 1 2, और ये मेरा आ गया b माइनस ए जो कि 4 5 है। इज दैट क्लियर गाइज? तो इस तरह से इस कॉन्सेप्ट को समझ सकते हैं। इसी से रिलेटेड एक और कॉन्सेप्ट है जिसको हम बोलते हैं सिमेट्रिक डिफरेंस। सिमेट्रिक डिफरेंस का फार्मूला होता है ए डेल्टा बी, इसको डेल्टा बोलते हैं, ए डेल्टा बी ट्रायंगल जैसा साइन है, इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू ए माइनस बी और एक्स बिलोंग टू बी माइनस ए। मतलब इसके अंदर वो सारे एलिमेंट आएंगे जो ए माइनस बी के हैं वो भी आ जाएंगे, और बी माइनस ए के हैं वो भी आ जाएंगे। इज दैट क्लियर गाइज? ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए, ऐसा भी बोल सकते हैं, ए डेल्टा बी इक्वल टू ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए। इसको भी डायग्राम से आप चाहें तो दिखा सकते हैं। ये आपका एक सर्कल है जो ए को रिप्रेजेंट करता है, ये दूसरा सर्कल है जो बी को रिप्रेजेंट करता है। तो गाइज ये मेरा पोर्शन ए माइनस बी हो गया, ये मेरा पोर्शन बी माइनस ए हो गया, और आपका जो कॉमन पोर्शन है जिसकी अपन बात कर रहे हैं दोनों का डेल्टा ट्रायंगल पोर्शन, वो ये वाला प्लस ये वाला दोनों आ जाएगा। दिस इज माई ए डेल्टा बी। इज दैट क्लियर गाइज? तो इसको अपन बोलेंगे सिमेट्रिक डिफरेंस। नेक्स्ट मेरा पॉइंट आता है जिसको हम बोलेंगे कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। कॉम्प्लीमेंट किसको बोलते हैं वो भी समझ लीजिएगा। कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट, कॉम्प्लीमेंट का डेफिनेशन होता है ए कॉम्प्लीमेंट, ऐसा इसका सिंबल होता है, डैश लगा दो या कई लोग ए पे सी लिख देते हैं वो भी चलेगा, है ना। ए कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू यूनियन यूनिवर्सल सेट, सॉरी, x बिलोंग टू यूनिवर्सल सेट एंड x डज नॉट बिलोंग टू a। मतलब जब भी ऐसा क्वेश्चन पूछेंगे तो आपको एक यूनिवर्सल सेट देंगे, तो x यूनिवर्सल सेट में तो है मगर वो a के अंदर नहीं है, तो इस चीज को अपन बोलेंगे a का कॉम्प्लीमेंट। इसको पहले मैं डायग्राम से बता देता हूँ, है ना। सपोज हमारी यूनिवर्सल सेट की एक दुनिया है u, उसको मैं पहले डिफाइन कर देता हूँ AEIOU। इज दैट क्लियर गाइज? और हमारा एक सेट है A, इसके एलिमेंट है AE, तो अब A कॉम्प्लीमेंट यानी A डैश। अब आपको इसके अंदर वो एलिमेंट लेना है जो A में यूनिवर्सल सेट के, वो एलिमेंट जो A के नहीं है, बस। तो A और E को छोड़ दो तो बचा क्या, IOU। इज दैट क्लियर गाइज? तो ये यूनिवर्सल सेट ऐसे डिफाइन, कॉम्प्लीमेंट ऐसे डिफाइन करेंगे। ये मेरा यूनिवर्सल सेट है, ये मेरा A सेट है। A सेट के एलिमेंट कौन है, AE, तो इसको छोड़ के जो बाहर की दुनिया वो क्या है, ए कॉम्प्लीमेंट है, IOU। इज दैट क्लियर गाइज? तो अपन इस चीज को ऐसे समझ सकते हैं, ये मेरा ए सेट और ये मेरा कॉम्प्लीमेंट सेट बाहर वाला। इज दैट क्लियर गाइज? तो ये हमारा हो गया कॉम्प्लीमेंट का फंडा। एक चीज और यहां पर याद रखिएगा, ए कॉम्प्लीमेंट के ऊपर फिर से कॉम्प्लीमेंट कर देंगे तो आंसर खुद ए आ जाएगा। Next point, De Morgan's law. My God, this is very important from examination point of view. De Morgan's law. इसके दो फार्मूले होते हैं, दोनों इंपॉर्टेंट है, दोनों याद रखिएगा। A यूनियन B का कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। पहला फार्मूला,
दूसरा फार्मूला है ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। आप चाहें तो इसको कोई एग्जांपल से बहुत अच्छे से समझ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सपोज एक यूनिवर्सल सेट में लेता हूं 1 2 3 4, बस इतनी सी मेरी दुनिया है। और एक सेट में ले रहा हूं ए सेट के मेरे एलिमेंट हैं 1 2। एक सेट है मेरा बी सेट के मेरे एलिमेंट हैं 2 3। बस ये मेरे यूनिवर्सल सेट हो गया, ये मेरा ए हो गया, ये मेरा बी हो गया। अब अपन समझते हैं। अब मैं LHS ले रहा हूं किसका? इस फर्स्ट वाले का। LHS किस वाले का? इस वाले फार्मूले का, जो कि क्या दिया है? ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। इज दैट क्लियर? तो अपन ए यूनियन बी निकाल लेते हैं। ए यूनियन बी मतलब ए के एलिमेंट भी आ जाएंगे, बी के भी आ जाएंगे। तो ये 1 2 और ये 2 3, तो इसमें आ जाएगा 1 2 3 और इसका कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट मतलब इसको छोड़ के, तो दुनिया क्या है अपनी 1 2 3 4, तो इसको छोड़ के बचा ही क्या? 4। तो मेरा आंसर आ गया इस LHS का 4। अब मैं राइट हैंड साइड ले रहा हूँ। किसकी राइट हैंड साइड ले रहा हूँ? इसी की। ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। देखते हैं अपन ए कॉम्प्लीमेंट यानी ए को छोड़ के सब कुछ, तो ये 1 2 है, तो ये बचा क्या? 3 4। बी कॉम्प्लीमेंट मतलब बी को छोड़ के सब कुछ, तो बी 2 3 है, तो ये मेरा 1 4 बचा। अब इन दोनों का इंटरसेक्शन यानी इनमें कॉमन कौन है? 4, तो ये आ गया 4। इसका मतलब ये दोनों बराबर है। इसका मतलब ये डी मॉर्गन्स लॉ करेक्ट है, ये प्रूव हो गया। इज दैट क्लियर गाइस? तो इसी तरह से आप एग्जांपल लेके ये सेकंड वाले को भी चेक कर सकते हैं। कर ही लेते हैं, मैं आपको चेक करके बता देता हूँ। अब मैं इसका LHS ले रहा हूँ लेफ्ट हैंड साइड। क्या दिया है इसके अंदर? ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। ए इंटरसेक्शन बी यानी ए और बी में कॉमन क्या है? ये 1 2 है और 2 3 है, तो ये 2। इसका कॉम्प्लीमेंट, अब 2 के कॉम्प्लीमेंट में कौन कौन आएगा? 1 3 4। 2 को छोड़ के सब आ जाएंगे। क्लियर गाइस? 1 3 4 आ गया। अब इसका जो राइट हैंड साइड है उसमें क्या दिया है मेरे को? ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। ए कॉम्प्लीमेंट के एलिमेंट कौन है? ए कॉम्प्लीमेंट यानी ए को छोड़ के सब, ये 1 2 है, तो ये 3 4। यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट यानी बी को छोड़ के 2 3 है, तो ये 1 4। तब इन सबको मिला करके मैं ले तो क्या आएगा? 1 3 4। यूनियन करेंगे तो ये वही तो आ गया। इसका मतलब ये आपका सेकंड वाला भी प्रूव हो गया। सो डी मॉर्गन्स लॉ इज वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज डू रिमेंबर गाइस। ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला। आप चाहें तो इसकी वैलिडिटी चेक कर सकते हैं। इस पे भी एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि जैसे ए एक सेट है अपना 1 2 3, बी एक सेट है अपना 2 3 4, और सी अपना एक सेट है 3 4 5। अब ये वाला LHS लेके देख लेते हैं अपन क्या आता है। LHS लेते हैं तो ये मेरा बनेगा ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। तो ए सेट क्या है? 1 2 3। इंटरसेक्शन बी यूनियन सी मतलब बी और सी के सब ले लो, तो 2 3 4 5 सब आ जाएंगे। 2 3 4 5। अब इन दोनों में इंटरसेक्शन यानी कॉमन कौन है? 2 कॉमन है दोनों में, 3 कॉमन है, बस। तो 2 3 इज माई आंसर। ये मेरा लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आ गया। अब एक बार राइट हैंड साइड को भी सॉल्व करके देख लेते हैं। ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। तो गाइज ए इंटरसेक्शन बी में क्या क्या आएगा? ए इंटरसेक्शन बी के अंदर मेरा आ जाएगा ये 1 2 3 और 2 3 4, तो 1 2 3 4। नहीं 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 गाइज, ए इंटरसेक्शन बी यानी ए और बी में जो कॉमन है वो आएंगे 2 3, तो ये 2 3 आ गया मेरा। यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। अब ए इंटरसेक्शन सी में कॉमन कौन कौन है? 1 2 3 3 4 5, तो सिर्फ 3 है। और इन दोनों का जब यूनियन करेंगे तो ये 2 3 है और ये 3 है, तो यूनियन में क्या आएगा? 2 3 आएगा। इज दैट क्लियर गाइस? तो ये दोनों इक्वल आ गए। इसका मतलब ये फार्मूला भी करेक्ट है। ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। कई लोग बोलते हैं सर इसको याद कैसे रखेंगे हमको समझ नहीं आएगा कि कहाँ इंटरसेक्शन था कहाँ यूनियन था। तो आप ऐसे याद रख लेना, ए इंटू इंटरसेक्शन की जगह तो इंटू और यूनियन की जगह प्लस। यदि ऐसा होता तो इसको क्या लिखते? ए इंटू बी प्लस सी, ऐसा ही लिखते। इक्वल टू ए इंटू बी प्लस ए इंटू सी, ऐसा ही होता है ना जब ओपन करते हैं अपन इसको।
बस अब जहां जहां इंटू है वहां यूनियन, ऐसा याद रख लेना, जहां जहां प्लस है, जहां इंटू है वहां इंटरसेक्शन है, सॉरी, और जहां प्लस है वहां यूनियन है। तो ये याद हो जाएगा तो ये भी ऑटोमेटिक याद हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं होगी। इज दैट क्लियर गाइस? अब मैं आपको बताता हूं कि कैसे नंबर ऑफ एलिमेंट निकालना ए यूनियन बी के और ए इंटरसेक्शन बी के। उसके जो फार्मूले होते हैं मैं आपको वो लिखवा देता हूं गाइस, है ना। नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट ए इंटरसेक्शन बी। कॉमन नहीं है तो छोड़ दो, कोई बात नहीं, और कॉमन है तो कॉमन एलिमेंट को यहां पर माइनस करना है। एन का मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है, एन ए यूनियन बी यूनियन सी। यदि हमको ये लेना है तो इसका मतलब हो जाएगा एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी माइनस एन बी इंटरसेक्शन सी माइनस एन सी इंटरसेक्शन ए प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, सॉरी, प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। इज दैट क्लियर गाइस? अब यहां पर इसको डायग्राम से भी समझ सकते हैं, पहले वाले सेट का एग्जाम, पहले वाले फार्मूले से रिलेटेड ये डायग्राम है। अब इसके अंदर ए यूनियन बी का मतलब ये वाले एलिमेंट लेना है सारे। तो एन ए के एलिमेंट, सपोज ए के एलिमेंट है 5, बी के एलिमेंट है 4 और कॉमन एलिमेंट है 3। तो अब ये ए यूनियन बी का मतलब ये सारे एलिमेंट कितने हैं, तो वो आप चाहो तो ऐसे निकाल सकते हो। ए के एलिमेंट 5 है और बी के एलिमेंट है मेरे 4 माइनस कॉमन एलिमेंट कितने 3, तो 5 प्लस 4 9 माइनस 3 कितना आ गया गाइस 6। तो इस तरह से अपन सिंप्लीफाई कर सकते हैं। इसी तरह से ये 3 का जो सेट है, तो ये 3 का सेट ऐसा बनेगा, इस तरह का एग्जाम्पल बनेगा इसका गाइस। तो यहाँ पर आप चाहें तो ये लिख लो वैल्यूज, सपोज ये 10 है, ये 15 है, ये 20 है, ये मेरा ए है, ये मेरा बी है, ये सी है। तो ए इंटरसेक्शन बी इसको बोलेंगे, सपोज ये मेरा 8 है, ये 5 है, ये 3 है और ये 1 है। तब आपको फार्मूले में पुट करना है कि ये सारे एलिमेंट मिला के कितने हैं, एन ए तो ये मेरा आ जाएगा 10, एन बी तो ये मेरा आ जाएगा 15 प्लस एन सी 20 माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी यानी ए बी में कॉमन कितना है तो ये लिखा 8 माइनस बी सी में कॉमन कितना है तो 5 माइनस ए सी में कॉमन कितना है तो ये आ जाएगा मेरा 3 प्लस ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी करेंगे तो तीनों में कॉमन कितना है 1, तो ये मेरा आ जाएगा 10 प्लस 5 10 प्लस 15 25 प्लस 20 45 माइनस 8 प्लस 5 13 प्लस 3 16 तो माइनस 16 प्लस 1 तो ये मेरा आ जाएगा 46 माइनस 16 तो ये फाइनली कितना आ गया 30 आ गया, यानी सेट के अंदर 30 एलिमेंट है गाइस। इज दैट क्लियर? आप चाहो तो इसको ऐसे भी कर सकते हो, ये 3 एलिमेंट है मतलब ये 2 का टोटल 3 है तो 3 माइनस 1 ये 2 आ गया, ये 8 माइनस 1 ये 7 आ गया, ये 5 माइनस 2 5 माइनस 1 ये 4 आ गया, और ये मेरा 10 है तो ये 7 प्लस 1 8 प्लस 2 10 तो ये कुछ नहीं बचा 0, ये मेरा 15 है तो ये 7 प्लस 1 8 प्लस 4 12 तो बचा कितना 3, ये 20 है तो 4 प्लस 1 5 प्लस 2 7 तो ये बचा कितना 13। अब ये जितने एलिमेंट आपको अंदर अंदर दिख रहे हैं कोई किसी में एडेड नहीं है, इंडिविजुअल है सारे, यू कैन मेक दैट टोटल, यू विल अगेन गेट 30, फिर से आपको 30 मिल जाएगा गाइस। अब आपको टोटल करना है तो 13 प्लस 4 17 प्लस 1 18 प्लस 2 20 प्लस 3 23 प्लस 7 30 प्लस 0 30 आ गया ना आंसर। तो आप ये फार्मूले से कर सकते हैं इन चीजों को, सो दे आर वेरी इजी, एक बार आप सॉल्व करने लगेंगे तो कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी। इज दैट क्लियर गाइस? चलिएगा अब एक क्वेश्चन मैं आपको बताता हूं कि ये क्वेश्चन इसके एग्जाम में थोड़े से अच्छा लेवल का क्वेश्चन करके बताता हूं कैसे क्वेश्चंस आते हैं। अब जैसे एक लोकेलिटी है, उस लोकेलिटी के अंदर 76% लोग मैंगो लाइक करते हैं, दे लाइक मैंगो, 63% दे लाइक एप्पल्स and X% like both. Is that clear? Find range of X. तो X का रेंज कितना होगा, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कैसे करेंगे इसको सॉल्व वो आप देखिएगा। सबसे पहले तो
डायग्राम बना लो क्वेश्चन को समझने के लिए। तो मैं पहले एक डायग्राम बना लेता हूँ। ये मैंने डायग्राम बनाया। 76% लोग मैंगो लाइक करते हैं, यहाँ लिख दिया मैंने 76%। एप्पल के लिए ए लगा दिया। एप्पल्स लाइक करने वाले लोग कितने हैं? 63%। और एक्स लोग ऐसे हैं जो दोनों लाइक करते हैं, दिस इज गिवन इन द क्वेश्चन, और उसी का रेंज निकालना है। रेंज का मतलब कितना मिनिमम होगा उसका वैल्यू और कितना मैक्सिमम होगा गाइस। अब ये देखो गाइस, ये 76 और ये एक्स है, तो ये बचा कितना? 76 माइनस एक्स। ये 63 और ये एक्स है, तो ये बचा वाला पोर्शन हो गया 63 माइनस एक्स। और कुछ ऐसे भी लोग होंगे बाहर जो ना मैंगो पसंद करते हैं ना एप्पल्स लाइक करते हैं। इज दैट क्लियर? दे लाइक सम अदर फ्रूट्स। इज दैट क्लियर? वो कितने हैं आई डोंट नो, पर एक चीज मैं जानता हूं कि सारी दुनिया परसेंटेज की है, तो टोटल कितना हो जाएगा गाइस? 100%, है ना। अब मैं आपको एक इक्वेशन बना के बता रहा हूं। ये कौन लोग हैं? 76 माइनस एक्स, दे लाइक मैंगो ओनली। 63 minus x, they like apples only. What about x? They like mango and apple both. What about y? They like nothing among mango and apple. Mango apple इनको नहीं पसंद है। इन सब का टोटल गाइस कितना होगा? That is equal to 100। परसेंटेज की दुनिया में टोटल इज ऑलवेज 100। सो ये जो मेरा माइनस एक्स है ये प्लस एक्स से कैंसिल हो गया। अब मेरे को x का रेंज निकालना, तो ये जो माइनस एक्स है इसको इस तरफ ले लो, तो ये प्लस हो जाएगा। बाकी सब इधर रहने दो। 76 प्लस 63 माइनस 100, ये 100 को इधर ले लिया, और कौन बचा? ये y। सो दिस इज y। तो गाइज x इक्वल टू मेरा आ जाएगा 139 माइनस 100 प्लस y, तो ये x इक्वल टू बचेगा 39 प्लस y। इज दैट क्लियर गाइज? तो ये जो मेरा x का वैल्यू है, ये पूछा रेंज का, मतलब इसका मिनिमम वैल्यू कितना होगा और मैक्सिमम कितना होगा। गाइज ये y का वैल्यू 0 भी हो जाए कम से कम, तो x मेरा 39 तो होना ही होना है, तो मिनिमम हो गया 39। मिनिमम x इक्वल टू 39 पता चल गया। और मैक्सिमम कितना हो सकता है x का वैल्यू? 100, क्योंकि परसेंटेज की दुनिया है, तो ज्यादा से ज्यादा कितना हो सकता है? 100। नो गाइस, सब यही गलती करते हैं। कई लोग गलती करते हैं, मैक्सिमम को 100 बोल देते हैं। मैक्सिमम 100 नहीं होगा, क्योंकि मैं आपको बताता हूँ मैक्सिमम 100 होने में क्या प्रॉब्लम है। यदि आप x को 100 रखते हो तो 63 माइनस 100 नेगेटिव आ जाएगा। नंबर ऑफ पर्संस का परसेंटेज कभी नेगेटिव नहीं होता है, तो x का आपका वैल्यू ज्यादा से ज्यादा इतना लेना है कि कभी नेगेटिव कहीं पे भी नहीं आना चाहिए, ना तो यहाँ रखने पे आना चाहिए ना यहाँ रखने पे आना चाहिए। तो गाइज मैं x ज्यादा से ज्यादा क्या ले सकता हूँ? 76 ले लें क्या? 76 ले लेंगे तो यहाँ 0 हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, 0 भी चलेगा, लेकिन यहाँ प्रॉब्लम आ जाएगी। 63 माइनस 76 अगेन नेगेटिव आ जाएगा। तो गाइज मैं क्या करूं, कितना लेऊं? 76 और 63, इन दोनों में ये जो नंबर आपको दिख रहे हैं ना, पक्के से एक आंसर है। और यदि 76 आंसर नहीं है तो आंसर कितना हो गया? 63। सो मैक्सिमम 63 लेता हूं तो यहां भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, 0 आ जाएगा, चलेगा, यहां भी कोई प्रॉब्लम नहीं। बट जैसे ही मैं 64 लूंगा तो ये मेरा नेगेटिव हो जाएगा, विच इज नॉट अलाउड। इज दैट क्लियर गाइज? तो ये मेरा हो गया क्वेश्चन जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक और क्वेश्चन जो आपके एनसीईआरटी के अंदर है, वही मैं आपको बता रहा हूं कैसे उसको सिंप्लीफाई करेंगे। सो फर्स्ट वी सी द क्वेश्चन, देन वी आर यस गाइज। तो हमारा क्वेश्चन ये है, अ कॉलेज अवार्डेड 38 medals in football, 15 in basketball and 20 in cricket. If these medals went to a total of 58 men and only 3 men got medals in all the 3 sports, then how many received medals in exactly 2 of the 3 sports? तो गाइज ये डायग्राम मैंने आपके लिए बना दिया है। ये 3 स्पोर्ट्स हैं, फुटबॉल, बास्केटबॉल एंड क्रिकेट। फुटबॉल 38%, क्वेश्चन में दिया 38 मेडल जाते हैं फुटबॉल को, 15 बास्केटबॉल वालों में से 15 को मेडल मिलते हैं बास्केटबॉल के, और 20 क्रिकेट के मेडल्स मिलते हैं। और टोटल मेडल कितने लोगों में डिस्ट्रीब्यूट होते हैं? 58 मैन के अंदर डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। दिस इज गिवन इन द क्वेश्चन गाइस। इज दैट क्लियर? चलिएगा अब अपन एक काम करते हैं। आपको क्या पूछा है कि देन हाउ मेनी रिसीव्ड मेडल्स इन एग्जैक्टली 2 ऑफ द 3 स्पोर्ट्स। अब एग्जैक्टली 2 ऑफ द 3 स्पोर्ट्स मतलब कौन कौन? एग्जैक्ट 2 ये वाला है, तो इसको ए अज्यूम कर लेता हूँ, मेरे को नहीं पता कितना है, इसको बी अज्यूम कर लेता हूँ, इसको मैं सी अज्यूम कर लेता हूँ, इसको डी, इसको ई और इसको एफ। इज दैट क्लियर गाइज? अब एक चीज़ हमको पता है कि ये जितने लिखे मैंने ए बी सी डी ई एफ और ये 3, इन सब का टोटल 58 होगा, क्योंकि टोटल 58 लोगों को मेडल गए हैं। तो कैन आई से कि ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी
प्लस ई प्लस एफ प्लस ये वाला 3, दैट शुड बी इक्वल टू 58. इन सबका टोटल 58 होगा. सो आई कैन राइट ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई प्लस एफ इक्वल टू, ये 3 इधर ले लेंगे तो क्या बनेगा, 55 बन जाएगा. दिस इज माई इक्वेशन नंबर 1. इज दैट क्लियर गाइज? नाउ इसके बाद ये जो सर्कल है मेरा पूरा फुटबॉल वाला, इसका टोटल कितना है, 38. तो कैन आई से ए प्लस बी प्लस डी प्लस 3 इक्वल टू 38. ए प्लस बी प्लस डी प्लस 3 दैट इज इक्वल टू 38. इसी तरह से मैं इस वाले का इक्वेशन बनाऊंगा तो ए सी और ई, सो ए प्लस सी प्लस ई प्लस अगेन 3 दैट इज इक्वल टू माई 15. इसी तरह से ये वाला सर्कल मेरा 20% का है, तो कहना इसे बी प्लस सी प्लस एफ प्लस 3 दैट इज इक्वल टू 20. इज दैट क्लियर गाइज? अब मैं ये तीनों इक्वेशन को ऐड कर रहा हूँ, है ना, लिख देता हूँ मैं यहाँ पर एडिंग दिस 3 इक्वेशंस. यदि मैं ऐड करता हूँ तो गाइज मेरा ए 2 बार आ रहा है, बी 2 बार आ रहा है, सी 2 बार आ रहा है, डी ई एफ एक बार आ रहा है. So can I say twice of A plus twice of B plus twice of C plus D plus E plus F plus 3 बार आ रहा तो 9 हो गया. इन तीनों का सम करेंगे 8 plus 5 इससे 73 आ रहा होगा. 13 का 3 कैरी 1 4 5 2 7. Yes yes guys. So can I say twice of A plus twice of B plus twice of C प्लस डी प्लस ई प्लस एफ इक्वल टू, ये 9 इधर आके माइनस हो जाएगा तो 73 माइनस 9 कितना हो जाएगा गाइस, 64. इज दैट क्लियर? कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए इसके अंदर. दिस इज माय इक्वेशन नंबर 2. अब मैं इक्वेशन नंबर 1 को इसके नीचे लिख देता हूँ. तो ये मेरी इक्वेशन क्या थी गाइस, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई प्लस एफ इक्वल टू 55 था. दिस वॉज माई इक्वेशन नंबर 1 गाइस. नाउ आई सब्ट्रैक्ट. तो ये मेरा माइनस माइनस साइन चेंज करेंगे, सब्ट्रैक्ट करना है तो माइनस माइनस, सॉरी ई प्लस एफ है, देन माइनस. तो गाइस 2a माइनस ए क्या बनेगा मेरा, a. 2b में से b गया तो b बचा, और 2c में से c गया तो c बचा. d कैंसल, e कैंसल, f कैंसल, इक्वल टू 64 में से गया 55 तो कितना आ गया गाइस, 9. सो दिस इज माई आंसर. यही तो चाहिए था, एग्जैक्टली 2. सो a प्लस बी प्लस सी इज 9. सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन गाइस. Next question. In a survey, it was found that 21 people liked product A, 26 liked product B, and 29 liked product C. If 14 people liked product A and B, 12 people liked product C and A. 14 people liked product B and C, and 8 liked all the 3 products. Find how many liked product C only. तो गाइज यहाँ पर ये जो 3 मैंने सर्कल बनाए, प्रोडक्ट ए का ये, बी का ये और सी का ये, और ए एंड बी का कितना दिया है उन्होंने क्वेश्चन में, 14 लाइक ए एंड बी. तो ये ए एंड बी यानी यहाँ लिखेंगे 14, यानी कि ये दो चीज़ का टोटल 14 है. इसी तरह से ये ए और सी का हो गया, और बी और सी का मैं यहाँ लिख देता हूँ, सो इट इज़ नॉट विजिबल. बी और सी प्रोडक्ट वाले थे 8. नो नो नो, 8 लाइक ऑल 3 एंड 14 लाइक बी एंड सी. सॉरी, ये बी और सी दोनों वाला मेरा 14 है. इज दैट क्लियर? कोई प्रॉब्लम तो नहीं? ये यहाँ विजिबल नहीं था, मैंने यहाँ लिख दिया. अब आप देखिएगा यहाँ पर क्या पूछा है, फाइंड हाउ मेनी लाइक्ड प्रोडक्ट सी ओनली. तो सी ओनली मीन्स व्हाट, ये वाला, दिस आई एम लुकिंग फॉर, दिस वन. सी ओनली मीन्स दिस, आई एम कंसर्न्ड विद दिस. नाउ गाइज टेल मी वन थिंग, ये जो 14 है आपका, ये 14 ये वाला है बी एंड सी का, मतलब ये 14, ये 8 प्लस समथिंग जो है वो 6 हो गया मेरा. 8 प्लस 6 ही तो 14 होगा. तो ये मुझे पता चल गया 6 है. गाइज ये जो मेरा 8 है ये 12 है, तो 8 प्लस क्या करें तो 12 आएगा, तो ये 4, ये भी मुझे पता चल गया. तब बचा ही क्या सी ओनली फाइंड करने में, 29 तो ये टोटल सी के मेंबर्स हैं, इसमें से सी ओनली का चाहिए तो ये 3 मुझे हटाने पड़ेंगे गाइज. ये यहाँ 4 लिख देता हूँ मैं, यहाँ 6 कर देता हूँ. सो 29 में से मेरा माइनस होगा 4, 8 और 6, तो मेरा बचेगा ही क्या, ये वाला सी ओनली वाला. इज दैट क्लियर गाइज? सो 29 माइनस मेरा बनेगा ये 6 प्लस 8, 14 प्लस 4, 18. सो दैट इज इक्वल टू 11. दैट इज माई आंसर. इज दैट क्लियर गाइज? तो इस तरह से अपन प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं.
और भी पूछा होता, सपोज करिए ये पूछा होता ए ओनली, तो भी निकाल लेते हैं। कैसे निकालते? 14 माइनस 8, तो ये मेरा 6 हो जाता, और 6 प्लस 8, 14 प्लस 4 18, तो बचा ही कितना? 3 यहाँ आ जाता। ऐसे इसका भी निकालते हैं यदि बी ओनली, देन ऑल्सो वी कैन डिटरमाइन 6 प्लस 6 12 प्लस 8 20, और ये 26 है तो ये मेरा 6 आ जाएगा। सो दिस वे इट कैन बी मैनेज्ड। ये बहुत ब्यूटीफुल क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। लेट ए बी सी बी द सेट्स सच दैट ए यूनियन बी इक्वल टू ए यूनियन सी, ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू ए इंटरसेक्शन सी। ये दोनों चीज आपको क्वेश्चन में अवेलेबल है, और आपको ये प्रूव करना है कि B इक्वल टू सी। बी किसके इक्वल होगा गाइस? सी के इक्वल होगा। इसका अप्रोच बड़ा ब्यूटीफुल है इस क्वेश्चन का। ठीक है, तो सबसे पहले मैं LHS लेके चल रहा हूँ लेफ्ट हैंड साइड, विच इज इक्वल टू बी, और मेरे को सी लेके आना है इससे चल के। इट्स वेरी ब्यूटीफुल टू सी, इट्स प्रूफ। अब सबसे पहले तो आप एक चीज समझ लो कि सपोज करिए एक सेट है बी और एक सेट है ए, तो आप इस कॉमन पोर्शन को क्या बोलेंगे? ए इंटरसेक्शन बी। इज दैट क्लियर गाइस? और यदि मैं आपको क्वेश्चन करूं कि ए इंटरसेक्शन बी क्या ये सबसेट है क्या बी का? डेफिनेटली है। तो यदि मैं इन दोनों का यूनियन करवाऊं बी और यूनियन ए इंटरसेक्शन बी का, इन दो चीज का यूनियन करवाऊं तो बी ही तो आएगा, क्योंकि ये तो ऑलरेडी इसका पार्ट है गाइस। इज दैट क्लियर? वैसे भी अपना फार्मूला होता है इस तरह का कि यदि कोई सेट किसी का सबसेट है, ये बड़ा सेट है और इसके अंदर कोई ऐसा छोटा सा सेट है, तो इन दो का यूनियन ये बड़ा सेट ही तो होगा गाइस। तो कहना ही से कि ये जो मेरा LHS है जिसमें मैंने बी लिखा है, इसको मैं लिख सकता हूँ बी यूनियन ए इंटरसेक्शन बी, क्योंकि गाइस ये भी तो बी ही है। अब इसको मैं ऐसा लिख रहा हूँ बी यूनियन गाइस ए इंटरसेक्शन बी, क्वेश्चन में दिया ए इंटरसेक्शन सी के इक्वल है, तो ए इंटरसेक्शन बी को मैं लिख सकता हूँ ए इंटरसेक्शन सी। इज दैट क्लियर गाइस? इसी के इक्वल फिर मैं आगे और बढ़ा के लिख रहा हूँ बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। ये तो एक फार्मूला बन गया ऐसा वाला, ये जो ऊपर लिखा है ना। इसको ऐसे कर सकते हैं, ए यूनियन बी यहाँ लिखा है और इंटरसेक्शन के साथ ए यूनियन सी, तो वही चीज में यदि यहाँ लगाता हूँ तो ये बनेगा मेरा गाइस बी यूनियन ए, एक ब्रैकेट में आ जाएगा, इंटरसेक्शन में आ जाएगा फिर बी यूनियन सी। कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए इसके अंदर। समझ आ रही बात गाइस? चलिए, अब ये जो बी यूनियन ए है इसको मैं ए यूनियन बी लिख देता हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। इंटरसेक्शन बी यूनियन सी को मैं लिख देता हूँ, इसको ऐसे ही रहने दो, चलो बी यूनियन सी। इज दैट क्लियर? नाउ ए यूनियन बी किसके इक्वल है गाइस? क्वेश्चन में दिया है ए यूनियन बी इक्वल टू ए यूनियन सी, तो मैं इसको लिख सकता हूँ ए यूनियन सी इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। अब मैं सी को पहले लिख देता हूँ सी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी यूनियन बी। मैं सी को पहले क्यों ला रहा हूँ? क्योंकि एक तरह से ये कॉमन टाइप हो जाएगा हमारा, और ये हमारा उल्टा फार्मूला लग जाएगा, जिसमें बीच में ऐसा आप देख रहे हैं इंटरसेक्शन ये वाला उल्टा। इज दैट क्लियर? तो देखो आप ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी में ए यहाँ भी आ रहा है, ए यहाँ भी आ रहा है, तो वो ए बाहर आ जाएगा और यूनियन करके ऐसा आ जाएगा। तो यानी यहाँ पर भी सी है, यहाँ पर भी सी है, तो मेरा यहाँ सी बाहर आ जाएगा, और फिर उसके बाद यूनियन के अंदर आ जाएगा ए इंटरसेक्शन बी, है ना। आप उल्टा सोचो, इसको अपन ऐसा लिख सकते हैं सी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी यूनियन बी। सो दैट इज इक्वल टू सी यूनियन गाइज, ये जो ए इंटरसेक्शन बी है ये किसके इक्वल है? ये रहा ए इंटरसेक्शन सी के, तो इसको मैं लिख देता हूँ ए इंटरसेक्शन सी, है ना। अब फिर से देखो आप यहाँ पर, एक तो है सी, ये सेट है मेरा सी, और सपोज करो ये है मेरा ए, तो ये जो मेरा पोर्शन है ये क्या कहलाएगा? सी इंटरसेक्शन है, ये सी के अंदर ही तो है, तो इन दोनों का यूनियन कराऊंगा तो क्या आएगा? सी ही तो आएगा गाइस। यस नो? सी ही तो मेरा राइट हैंड साइड है, आ गया ना राइट हैंड साइड। सो वेरी ब्यूटीफुल प्रूफ एंड वेरी ब्यूटीफुल अप्रोच वेयर वी आर अप्लाइंग दिस फार्मूला। ये देखो आप, यहाँ पर एक बार लग गया फार्मूला ये, और एक बार वापस यहाँ लग गया उल्टा।
इससे हमने वापस से ये लिखा ऐसा। क्लियर? तो इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, और इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, इसको ऐसा भी। तो ये इट्स ऑल अबाउट प्रैक्टिस। ये आपको प्रैक्टिस करना चाहिए, प्रैक्टिस हो जाएगी, इनकी कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। इज दैट क्लियर गाइज? तो ये हमारा आज का सेशन बहुत ही अच्छा रहा। आप लोग को हर चीज़ समझ आई होगी, और मैंने काफ़ी कुछ चीज़ें कोर्स से कवर करने का ट्राई किया है। तो आप इसको रिवाइज करते रहिएगा गाइज, चैनल पे बने रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे।